हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 जून और हम 24 जून से बनने वाले करंट अफेयर क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है अनुराधा ठाकुर को। किसको किया गया है? अनुराधा ठाकुर को। सरकार ने अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्ति की अधिसूचना की है और ये 31 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे अजय सेठ का स्थान लेगी। इनसे पहले कौन थे? अजय सेठ। उनके स्थान पर ये नियुक्त हो रही है। और साथ ही में आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में सरकार की ओर से सदस्य नियुक्त किया जाएगा और वे भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है। वे भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है। भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और पृष्ठभूमि और कैरियर की बात करें इनके अनुराधा ठाकुर की, तो ये अनुराधा ठाकुर बिहार से है और हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी है। पूर्व में उन्हें निम्न पदों पर कार्य किया है: अतिरिक्त सचिव कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और निदेशक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और विशेष कर्तव्य अधिकारी आर्थिक कार्य विभाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है वर्ष 2026 को। किसको किया है? वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, जो वैश्विक कृषि में महिलाओं की अहम भूमिका को पहचाने और उसे मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पहल का उद्देश्य है विकासशील देशों में भूमि सुधार अधिकार, तकनीकी बाजार पहुंच और कृषि नीतियों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को उजागर करना और उन्हें दूर करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। वैश्विक कृषि में महिलाएं मुख्य आंकड़े, तो महिलाएं वैश्विक खाद्य उत्पादन में लगभग 50% योगदान देती है। विकासशील देशों के अंदर जो महिलाएं हैं वो 60 से 80% खाद्यान्न उत्पादन करती है। बात करें अपने भारत की, तो इसके अंदर 80% महिलाएं कृषि कार्य के अंदर संलग्न रहती है और केवल 8.3% महिलाओं के पास भूमि स्वामित्व में है और 76.95% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं कृषि कार्य में लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीकी विकसित की है? हाल ही में किस देश ने कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये की है भारत ने। किसने की है? भारत ने। ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके विकासकर्ता संस्थान की, तो INST मोहाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, जो IIT बॉम्बे, SCTREC और टाटा मेमोरियल सेंटर। बात करें मुख्य नवाचार की, तो GIF8 नामक बायो कंपेटिबल मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का उपयोग करके PEGY लेटेड में सेमी सेल्स का एक चरणीय संश्लेषण है। और इसकी तकनीकी की प्रक्रिया की बात करें तो GIF8 क्रिस्टल को एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C द्वारा धीरे धीरे एच किया जाता है। इसी दौरान गोल्ड नैनो पार्टिकल्स सतह पर उगते हैं और उन्हें नैनो कप संरचना बनाते हैं और ये सेमी सेल्स नियर इंफ्रारेड लाइट को सोखते हैं और उसे स्थानीय गर्मी में बदलने में, जिससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। बात करें इसके उद्देश्य और लाभ की, तो गर्मी आधारित न्यूनतम आकुलता वाली कैंसर थेरेपी प्रदान करता है। बायोकम्पेबिलिटी गैस विषैले एजेंट इस्तेमाल किए गए हैं, जिसे ये उपचार सुरक्षित बनाता है और उपचार प्रभावशील पशु मॉडल में मेटास्टेटिक ब्रेस्ट ट्यूमर को उच्च सटीकता से नष्ट करने में सफल है और साथ ही कम रिप्लेस दर होती है। इस खोज की महत्व है वह जटिल विषैले और उच्च तापमान वाली पारंपरिक संश्लेषण तकनीकों की जगह लेता है।
भारत में उन्नत कैंसर उपचार के लिए नई संभावनाएं खोलता है और भविष्य में कीमो फोटोथर्मल संयोजन थेरेपी को दिशा देने की क्षमता भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा और बाल साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। ये कितने लेखकों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 23 युवा, तो युवा लेखक है, 23 युवा लेखकों को और 24 बाल लेखकों को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जो युवा लेखक है वो 23 है और बाल लेखक है वो 24 है, इनको ये दिया जाएगा। साहित्य अकादमी ने युवा और बाल साहित्यकार पुरस्कारों की घोषणा की है। युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों के नाम का ऐलान किया गया है और पुरस्कार की घोषणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता के अंदर एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान की गई है। युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए जाएंगे, जबकि इस साल डोगरी भाषा के अंदर कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। विजेताओं को एक ताम्र पट्टिका दी जाती है, एक शॉल दिया जाता है और 50,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी? तो ये जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य के अंदर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी माध्यम को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा और ये आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्यचर्या ढांचा 2024 के तहत लागू किया गया है। नीति के मुख्य बदलाव की बात करें तो हिंदी को कक्षा 1 से 5 की मराठी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यदि कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनना चाहते हैं तो वे उस भाषा का चयन कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित भाषा की शिक्षा के लिए या तो शिक्षक नियुक्त किया जाएगा या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो ये हो गया मारुति चित्तमपल्ली का। किसका हो गया? मारुति चित्तमपल्ली का। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति चित्तमपल्ली को अरण्यक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना जीवन वन्य जीव और संरक्षण साहित्य को समर्पित कर दिया है। 30 अप्रैल 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और मारुति चित्तमपल्ली ने 36 वर्षों तक वन विभाग में काम किया और जिसके दौरान उन्होंने 102 दस्तावेजीकरण के लिए पूरे भारत में 5 लाख किलोमीटर की से अधिक की यात्रा भी की है और 13 भाषाओं के अंदर परंपरागत उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ने और मूल्यवान पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय डेटा एकत्रित करने के लिए अपनी भाषाई कौशल का उपयोग किया है और उनकी डायरियों में पक्षी कोश यानी पक्षियों का विश्वकोश, पशु कोश जानवरों का विश्वकोश और मत्स्य कोश मछली का विश्वकोश जैसे उनके वैज्ञानिक कार्यों की नींव भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है देसी ऊन ने। किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है देसी ऊन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और दृश्य कथा पर आधारित एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। बात करें इसके मुख्य बिंदु की तो NSC 2025 तो सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है। वेब अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कनेक्टिंग इंडिया चैलेंज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में सीरीज प्रविष्टि की है। MOMA न्यूयॉर्क में आर्काइव AICP 2025 के माध्यम से कैन्ने लॉयन 2025 फिल्म कास्ट लाइन श्रेणी के अंदर शॉर्टलिस्ट भी की गई है। बात करें देसी ऊन के बारे में तो फिल्म भारतीय परंपराओं, हास्य और कहानी
कहने की कला को एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत करती है। फ्रेम तकनीक से बनाई गई ये फिल्म आधुनिक तकनीकी और सांस्कृतिक गहराई का अद्भुत मिश्रण है और इसे भारतीय अधिकारियों द्वारा सांस्कृतिक मील का पत्थर भी करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पहली बार सिविल डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की है? हाल ही में किस देश में पहली बार सिविल डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की है? तो ये की है दक्षिणी कोरिया के अंदर। कहाँ की है? दक्षिणी कोरिया के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून को साउथ कोरिया के अंदर के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग ने देश में पहली बार सिविल डिफेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की है और लॉ मेकर एहन ग्यूबेक देश के पहले सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। इस पद पर 64 साल में पहली बार ये नियुक्ति की गई और उनके अलावा 10 और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्वदेशी नेवल शिप को ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया है? हाल ही में किस स्वदेशी नेवल शिप को ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है INS नीलगिरी को। किसको किया गया है? INS नीलगिरी को। 22 जून 2025 को स्वदेशी नेवल शिप INS नीलगिरी को ईस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया और INS नीलगिरी को विशाखापत्तनम पोर्ट पर ईस्टर्न स्वॉर्ड सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया है। और INS नीलगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट है वो 17A स्टील फ्रिगेट्स के तहत मुंबई के अंदर किया गया है और ये अत्याधुनिक युद्धपोत अपने आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो यह अदृश्य ये बलम अजय शौर्यम से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है? हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान 2024-25 जीता है? तो ये जीता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने जीता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित एक समारोह के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 सम्मानित किया है और ये अवार्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को DFS प्रदर्शन सूचकांक में सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला है और साथ ही फाइनेंशियल 2023 में उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे विशेष उल्लेख में भी दिया गया है। प्राप्त करता है इसके है तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और जो प्राप्त करता है श्री R विश्वेशरण और श्री गुरुशरण रॉय बंसल, इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। और प्रदर्शन रैंकिंग की बात करें तो DFS प्रदर्शन सूचकांक 2024-25 के अंदर पूर्व में समान फाइनेंशियल 23-24 के अंदर विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार भी दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मेरे प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।